सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ आज इस अक्षय सहयोग के पालक परिवार ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। तो इस दिन पर जो ये पालक परिवार योजना जिसकी शुरुआत हुई जा रही है, इसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अक्षय सहयोग ये केशव सृष्टि का वो प्रकल्प जहां पर पिछले 1.5 साल से हमने देखा कि कैसे कोरोना की इस महामारी ने पूरे संसार को जकड़ के रखा था। बहुत से परिवार, बहुत से लोगों, बहुत बड़ी बड़ी हानियां हुई हैं इसमें। कुछ परिवारों ने अपना मेन कमाने वाला सदस्य जो ब्रेड अर्नर है वो खो दिया, और कुछ लोग इस महामारी में भी जूझते हुए आगे बढ़ते गए। पर उन परिवारों का क्या जिन्होंने ये नुकसान, असहनीय नुकसान जिनको हो गया, वहां पर हमारी युवा पीढ़ी, हमारी युवा शक्ति और केशव सृष्टि जैसी संस्थाएं आगे आई और इन परिवारों के लिए कुछ करना, चिंतन करना, ऐसी सोच के साथ में, एक छोटी सी सोच के साथ में यह अक्षय सहयोग का प्रकल्प शुरू हुआ। और इन ऐसे 375 परिवारों को अक्षय सहयोग ने एक आर्थिक सपोर्ट दिया स्टार्टिंग में, जिसमें उनके घर का राशन, विशेषता से एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, कुछ जगह होम रेंटल और कुछ जगह पर मेडिकल अलाउंस, इस प्रकार की एक आर्थिक मदद करी है। और इस मदद के बाद में जब ये मदद हो गई तो आगे क्या? आगे इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना, दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होना, इस सोच के साथ में ये पालक परिवार ओरिएंटेशन प्रोग्राम की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इन सभी कार्य करने के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मंजिलें बहुत दूर दिखती हैं, रास्ते बहुत अनजान होते हैं यदि मार्गदर्शन ना हो। अगर कोई अपना हाथ पकड़ ले, अगर कोई हमें साथ दे दे, उस समय सारे रास्ते आसान हो जाते हैं और मंजिल बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच में आए श्री सुरेश बघेलिया जी, श्री मुकुंदराव चितले जी, विमल केडिया जी और श्री विनय नाथानी जी का। तो इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं हमारी मातृशक्ति अमया जाधव जी को यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। वो हमें इस पूरे अक्षय सहयोग के जो पीछे एक 5 महीने की जो जर्नी है उसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद निशी जी, नमो नमः। अक्षय सहयोग केशव सृष्टि का ये जो उपक्रम है, जो स्टार्ट हुआ है मई 6 महीने पहले ये स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में एक संक्षिप्त में हम लोग अभी 6 महीने में कैसे कैसे हमने किया है उसका थोड़ा सा लेखा जोखा लिखेंगे। ये जो फर्स्ट स्लाइड हम लोग देख रहे हैं, ये सब लोग हम हैं जो सहायता के लिए आगे बढ़े हैं और साथ में लेते हुए, सबको साथ में लेते हुए जो पीड़ित परिवार है, प्रभावित परिवार है, कोरोना अफेक्टेड, उनके लिए सहायता सपोर्ट के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। केशव सृष्टि के माध्यम से हमने बहुत सारे कोविड परिवारों को सपोर्ट किया है। उसकी पार्श्वभूमि अभी निशी जी ने बताई है, जैसे कोविड केयर सेंटर होगा, वैक्सीनेशन ड्राइव होगा, या फिर सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो इस माध्यम से हमने बहुत सारे समाज उपयोगी जो वस्तु है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मार्च 2020 से किया है, लास्ट ईयर से, जो फर्स्ट पैंडेमिक जो स्टार्ट लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद में अभी जो सेकेंड जो लॉकडाउन हुआ और कोविड का सेकेंड वेव जो आया, जो ज्यादा इम्पैक्टेड था, सो उसमें अक्षय सहयोग के ऐसा एक उपक्रम हम
आगे बढ़े हैं लेके। इसमें आप देखेंगे कि ये जो प्रवास है, जर्नी है अक्षय सहयोग की, केशव सृष्टि, तो स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे 14 मई से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट डिसबर्समेंट आफ्टर स्क्रीनिंग स्कैनिंग ऑफ दोज केसेस, आफ्टर दैट फर्स्ट डिसबर्समेंट 1 जून एंड में हमारा हुआ है। उसके बाद में वाड़ा में भी हमने जो रेगुलर बेसिस पे एवरी वीक थर्सडे जो हमारा केशव सृष्टि ग्राम विकास है, वहां पे हमारे विस्तारक है, वो एक केसेस लेते आ रहे थे स्टार्टिंग में। देन वहां पे कैंप्स चालू हुए हमारे। उसके बाद में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से बीके के लोग भी हमारे यहाँ पे जुड़ पाए। उसके बाद कैंप 1 जो मुंबई में लिया गया, दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस कैंपिंग का इन मुंबई। नमस्ते। केशव सृष्टि के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र गुप्ता जी, SS गुप्ता जी यहाँ पे पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और दूसरा कैंप अगस्त में यहाँ पे हो पाया मुंबई में। सो फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम था वो ऑनलाइन ही हुआ था, बिकॉज सेकेंड वेव लॉकडाउन था। हमारे जो ये प्रोजेक्ट के लिए मेन मुख्य सपोर्ट फाइनेंशियल जिन्होंने किया था वो थे मोतीलाल जी ओसवाल फाउंडेशन के संस्थापक। उनका सपोर्ट था, इसलिए हम आगे बढ़ पाए। इनॉग्रेशन फंक्शन बहुत अच्छा हुआ ऑनलाइन, एंड बहुत सारी संस्थाएं और लोग वॉलेंटियर्स हमारे साथ जुड़ पाए। अक्षय तृतीया के दिन ये शुभारंभ हुआ। जैसे मैंने कहा कि वाड़ा में एक तो मुंबई में ये स्टार्ट करना है ऐसा था। उसके बाद वाड़ा में केशव सृष्टि का कार्यालय है, वहां पे हर गुरुवार लोग आते थे और हम खुद के जो प्रॉब्लम्स है, क्या क्या हुआ है घर पे, बैकग्राउंड क्या है, ये समझ के लेके वहां के वहां उनको हम लोग सोल्यूशन देके डिस्बर्समेंट कैसे करना है, क्या करना है, इसके माध्यम से उनको एक डायरेक्शन देते थे। सो ये वाड़ा का है। रेशन का और एजुकेशन का तो हेल्प किया ही है, बट आत्मनिर्भर वो फैमिली होने के हिसाब से वो महिला जो है उनको हमने सिलाई मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, घर घंटी होगा। सो ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाड़ा में किया है। मुंबई में मेनली 2 कैंप्स हुए थे। 31 जुलाई को उत्कर्ष मंडल में विले पार्ले में फर्स्ट कैंप था। सेकेंड कैंप अगस्त 18 को हुआ था और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें वहां पे मिला, क्योंकि स्टार्टिंग में मुंबई के रीजन से ज्यादा केसेस नहीं आ रहे थे, बट ये कैंप का जो हमने पब्लिसिटी वगैरह किया, सो अराउंड 283 केसेस ओवरऑल मुंबई से हमारे पास आए। उसमें से स्कैनिंग वगैरह होते हुए फाइनल 200 केसेस को हमने सहायता दी है। बाद में वनवासी कल्याण आश्रम अभी कैसा हुआ, जैसे जैसे प्रसिद्धि अक्षय सहयोग योजना की होती गई, वैसे संस्था जैसे वनवासी कल्याण आश्रम को अप्रोच हुए कि हमें भी हमारे पास ऐसे केसेस है, अमरावती में है, यवतमाळ में है, सांगली, कोल्हापुर, हर जगह से है जहाँ पे हमारा पूरा वनवासी क्षेत्र है। सो वहां पे वो भी केसेस है, हम ले पाएंगे क्या? तो हमने कहा जरूर ले पाएंगे हम, क्यों नहीं। तो उनके ही वॉलेंटियर्स आगे आए एंड आगे आके उन्होंने ऐसे केसेस हमारे तक पहुंचाए। वो भी लगभग 100 से ऊपर केसेस थे, उसमें से 85-87 केसेस हमने ओके किए थे। तो ये एक विजिट था जहाँ पे ढाणू में पर्सनली मुझे जाने का मौका मिला और वो घर पे एक भेंट हुई। सो ओवरऑल इफ यू ऑब्जर्व मुंबई मेन रीजन मैक्सिमम हमने कवर किया, एंड देन पालघर जहाँ पे वाड़ा बेस हमारा दूसरा जो यूनिट है, एंड ओवरऑल महाराष्ट्र। कोई केसेस 1-2 केसेस ऐसे भी थे कि जो दिल्ली से आए हैं, दिल्ली, हैदराबाद, ऐसे भी केसेस हमें अप्रोच हुए और हमने उनको सहायता दी है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन है, YBO है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, यंग वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन, वनवासी कल्याण आश्रम और केजरीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, इन्होंने बहुत सहायता की है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए केशव सृष्टि।
उत्कर्ष मंडल ऐसी संस्था है कि कभी भी हमें कैंप करना है, कुछ बैठक लेनी है, मीटिंग लेनी है, तो हर वक्त हमें उनका सपोर्ट रहा है। बिकॉज मुंबई में उनके पास जो जगह है प्राइम लोकेशन पे, वो हमेशा उन्होंने अवेलेबल की है हमें। सो लोकेशन वाइज केसेस का एक छोटा सा एक डिस्प्ले यहाँ पे है, जहाँ मुंबई के मैक्सिमम है वाड़ा पालघर और बनवासी कल्याण आश्रम। सो प्रोसेस, सो फार प्रोसेस, अभी आज जो हम लोग मिले हैं वो पालक परिवार मीटिंग है। सो ओरिएंटेशन में वी शुड हैव द बैकग्राउंड कि ये प्रोसेस कैसे कैसे हुआ है। बिकॉज आज आपको सबको एक बंडल मिलेगा, आपके केसेस के डिटेल्स मिलेगा। सो वो डिटेल्स कैसे आए हैं? सो दिस प्रोसेस वी हैड ऑलरेडी फॉलोड। फर्स्ट द केसेस जैसे रेफरेंस से आए हैं, कोई डायरेक्टली अप्रोच हुए हैं कि बाबा ऐसी ऐसी फैमिली है, तो फैमिली तो ये इसमें आपके इसमें फिट बैठ सकते हैं क्या? तो हमने उसमें हम लोग बताते हैं कि ठीक है, जस्ट गिव द डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल कोविड रिलेटेड रिपोर्ट्स, मेडिकल बिल्स, हॉस्पिटल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, प्लस उनका आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सपोज एजुकेशन रिलेटेड फीस का हेल्प चाहिए तो फी रिसिप्ट्स। सो ये सब डॉक्यूमेंट्स हमने ली है। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर वेरीफाइंग दोस डॉक्यूमेंट्स, एक्चुअल वो जो परिवार है उनका रिक्वायरमेंट क्या है वो हमने जानने की कोशिश की। परिवार का एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या, हमें भले ही लगे कि इनको ये सपोर्ट मिलना चाहिए, राशन का होगा, फीस का होगा, पर मेन उनको क्या चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि फैमिली वेल सेटल्ड है। जैसे एक फैमिली में मैं खुद गई थी वाड़ा में, वहां पे अच्छा बंगलो था, बट वो जो लेडी थी उनको मैं मिली, उनके परिवार में उनकी ट्रेजेडी ऐसी थी, सिर्फ 2 बच्चे और वो लेडी। उनके इन-लॉज एंड हस्बैंड दोनों भी एक्सपायर हुए थे बिकॉज ऑफ कोरोना 10-10 दिन के अंतर में। सो दिस वॉज वेरी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर हर। पैसा वगैरह सब था, सिर्फ उसको एक एडमिशन फ्रॉम पालघर टू वाड़ा या वाशिम के यहाँ पे एक दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना था। सो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमने उनसे पूछी है, क्या रिक्वायरमेंट है। देन रिकमेंडेशन, बेसिकली वॉलंटियर्स से इंफॉर्मेशन मिला है। आफ्टर दैट कोर टीम मेंबर्स है, जैसे हमारे निशी जी हेड है, श्रीरंग तांबे जी है, नचिकेत देशपांडे, हेतन जी, गौरव गुप्ता जी, देन शैलेश बंडी जी। सो ये सब टीम है। हम लोग कोर टीम मेंबर्स मिलके वो केसेस स्क्रीनिंग करके, आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई, हाँ, सो मुंबई के केसेस स्क्रीनिंग करते हुए देन हमने रिकमेंडेशन किया है। After recommendation, the next step, last step is disbursement of the specific amount. So till now we have disbursed the पैसे की उन्होंने उनको मदद की है हमें अब तक। So next it is just numbers कि टोटल 535 केसेस अप्रोच हुए हैं ओवरऑल, हाँ। देन 375 केसेस को हमने सपोर्ट किया है एंड अराउंड अभी तक 88 lakhs का टोटल डिसबर्समेंट हुआ है अपने साइड से। एंड फ्यूचर कमिटमेंट वुड बी अराउंड 1.45 crores in next 1 year, estimated amount for 1 year. So financially we are going to support for around 1 year. We are going to support these families. Now, areas of support. First, as I told you, ration is there, then medical assistance if required. Education was the main, and the home rent requires. It differs cases to cases. Okay? So, stages of project. In that first phase में जैसे मैंने सब बताया है, सपोर्ट दिया है आइडेंटिफाई करके फैमिलीज। देन द अलोकेशन ऑफ पालक परिवार फेज 2 में, जिसके लिए आज हम सब मिले थे। एंड टू हैव द आत्मनिर्भर फैमिली, दोस फैमिलीज कोविड अफेक्टेड फैमिलीज को आत्मनिर्भर बनाने की। माननीय ब्रिगेडियर जी,
सुरेंद्र गुप्ता जी, मुकुंदराव चित्रे जी, भाभी जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता और पालक परिवार के लिए जिन्होंने अपने नाम दिए और आज उपस्थित है, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अक्षय सहयोग का पिछले 6 मास का प्रवास हमने देखा, इसको हमने कहा है फर्स्ट फेज। वैसे अगर देखा जाए तो इस फर्स्ट फेज में हम रुक सकते थे, आवश्यकता नहीं थी आगे बढ़ने की, लेकिन जो अपना गीत हुआ, कुर्सी ले लो, एक कुर्सी और बैठो। अभी जो गीत हुआ आप सबने गाया, उसकी आखिर पंक्तियां थी, छोटी आंखों से निरंतर आज आंसू बह रहे हैं, आज अगणित बंधु अनगिन यातनाएं सह रहे हैं, दुख हरे सुख दे सभी को एक यह आचार है। ये जो भावना है, ये भावना होने के कारण मन में ऐसा लगा कि यहाँ रुकना नहीं चाहिए। ये जो कोरोना की जो महामारी आई, उसके कारण जिस प्रकार से परिवार उद्ध्वस्त हुए, खास करके जो कर्ता पुरुष युवावस्था में चला गया और अकेली वो महिला और उसके बच्चे रह गए, इन परिवारों को केवल आर्थिक सहयोग लेकर चलेगा नहीं, तो इन परिवारों को आत्मनिर्भर शब्द है या इन परिवारों को खड़ा करना, अपने पैरों पर खड़ा करना, ये आवश्यक है। ये भावना सब कार्यकर्ताओं के मन में थी और ये सेकंड फेज हमने लिया है। वास्तव में फेज 2 का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये स्लाइड सब कुछ बोल देती है। वास्तव में कोई विषय नहीं लिया और ये बता दिया यहाँ पर पालक परिवार है, वहां प्रभावित परिवार है, केवल उनका हाथ संभालना है। तो ये स्लाइड अपने आप में सारा कुछ बोलती है। अब कैसे करना, तो ओली गीत में बताया, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है, स्नेह देना है। इसी अदालत में डू एंड डोंट्स आएंगे, उसमें बताया कि आर्थिक व्यवहार हमने करना नहीं, आर्थिक व्यवहार जो भी करेगा, जो करना होगा वो केशव सृष्टि करेगा। अब थोड़े पालक परिवार की संकल्पना आपके सामने रखता हूं। मेरा खुद का एक अनुभव है, ये 40 साल पुराना अनुभव है। मैं अंधेरी पश्चिम में संघ का नगर कार्यवाह था। मेरे साथ 4-5 वार्ड के 4-5 प्रमुख कार्यकर्ता थे, उसमें थे बाल पालकर। एक दिन मुंबई में बड़ी जोरदार बारिश आई, इतनी बारिश आई कि उसकी झोपड़ी में पानी आधा भर गया, बीमार भी रहता था और पालकर की मृत्यु हो गई। उस समय मोबाइल था नहीं, ये बात 78 की है। मोबाइल था नहीं, मेरे को खबर मिली नहीं। 4 दिन बाद मालूम पड़ा कि पालकर चला गया। मैं जब उसके घर गया तो ध्यान में आया कि हमारी युवा भाभी थी, गोद में एक बच्चा था और 3 छोटी छोटी लड़कियां, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। मामा आए थे गांव से, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया कि मेरी हालत नहीं है संभालने की, मैं ऐसे ही, मेरी हालत खराब है। उस समय हम 2-3 लोगों ने मिलकर थोड़ा विचार किया, थोड़ा सा विचार, थोड़ी सी रचना बनाई। साल में एक बार मैं उनके घर जाता रहा गणपति पर, और दिवाली में एक दिन वो परिवार मेरे घर आता रहा। आज 40-42 साल के बाद वो तीनों लड़कियों की शादी, उनके बच्चे, वो कॉलेज में, वो जो गोद में लड़का था वो आज एक्सपोर्ट मैनेजर है। परसों उसने बुलाया, मीरा रोड में एक नया फ्लैट लिया था, वो फ्लैट में बोले आपको पहले कदम रखना है, बाद में हम कदम रखेंगे। परिवार ऐसा खड़ा हो गया केवल किसके कारण, केवल संपर्क के कारण। ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं। एक पालक परिवार का उदाहरण बहुत अच्छा मेरे बैठे बैठे ध्यान में आया कि एक जो महिला थी सिलाई मशीन के पीछे खड़ी होकर, उसने जब बोला कि मेरे को स्नेहा मैडम ने बताया। अब जैसे अपने पालक परिवार का सम्मेलन हो रहा है, वैसे पिछले सप्ताह वाड़ा में सम्मेलन हुआ। वाड़ा के प्रॉपर 58 परिवार थे, 25 पालक परिवार आए थे और 58 परिवार बाकी लिए। तब स्नेहा ने अपना अनुभव बताया पालक परिवार में कि पालक परिवार का काम किया। तो उसने ये बताया कि मैंने एक मैडम को भेजा था जो सिलाई मशीन के बाजू में खड़ी थी।
उसने बताया कि वो सेटल हुई है, लेकिन गड़बड़ क्या हो गया कि अब उसके पास घर का मकान है, ये है वो है। अब बाकी रिश्तेदार जो है वो सब हड़पने के चक्कर में है, मतलब वैसे ही पीड़ित है, और कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो स्नेहा ने सबके सामने बताया कि देखो ये मेरा परिवार है। ये बोलने के बाद सब बातें खत्म हो गई। ये कोई उसके साथ है, इतना बोलने के बाद उसकी जितनी भी कठिनाइयां हैं वो खत्म हो गई। तो जैसे मैंने बताया कि लोगों को सब कुछ बोल रहा है, तो भी अपने को एक कागज दिया है जिसमें डूज एंड डोंट्स उसमें दिए हैं, वो हम पढ़ेंगे। और ये तो ऐसे ही कार्यकर्ता के मन में इसने बनाया, 2-3 बातें मैं बताता हूँ। बाकी जब हम काम करना प्रारंभ करेंगे, जब संपर्क करेंगे और जब प्रत्यक्ष लगेंगे, तो अपने आप अपने को ध्यान में आ जाएगा कि अपने को क्या करना है। खास करके केशव सृष्टि और प्रभावित परिवार, इसके बीच में सेतु का अपने को काम करना है, ब्रिज का काम करना है। एक उदाहरण और देखा, बड़ा मजेदार उदाहरण है। ये उत्कर्ष में कैंप लगा था, तब एक सोनाली यादव बोलकर, पहले माहिम में रहती थी, अब मुरुन में रहती है। मुरुन की लिस्ट में उसका नाम मिलेगा। मुरुन वालों ने वो नाम मेरे जिम्मे करना, पालक परिवार बोलकर। तो सोनाली थी, उसके साथ 2 बच्चे थे, एक 5वीं 6वीं में और एक 10वीं में, ऐसे कुछ। थोड़ी देर बातचीत हुई, उसने मेरा मोबाइल नंबर मांगा, मैंने दे दिया। और उस दिन मोतीलाल ओसवाल भी थे उस कैंप में, और उसका वो फाइनल किया कि भाई इसकी फीस बोलकर 92,000 या जो भी है फाइनल कर दिया। वो चली गई। ये बात होगी 2 महीने पहले की। अब 8 दिन पहले उसका फोन आया कि अंकल मेरे को कभी तक कुछ मिला नहीं, यानी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पहला जो लॉट है सब गया है। फिर मैंने निशी जी को फोन किया, उन्होंने पता लगाया और बताया कि भाई गया है। मैंने कहा वो मिला नहीं है, तो निकालो कागज। अब देखा तो ध्यान में आया कि ऑफिस की गड़बड़ थी। वो जो पहला उन्होंने भेजा था वो वापस आ गया था, क्योंकि एक डिजिट की गलती, ऑनलाइन सब पेमेंट जाता है, एक डिजिट की गलती थी। तो वापस आया, ऑफिस को मालूम नहीं, और वो बेचारी वहां तड़प रही है। फिर वो ठीक करने के बाद उसका जो फोन आया, और वो शब्दों में जो एक आनंद था, जो 92,000 मिलने के बाद, अब इसमें पालक परिवार काम आएगा। क्योंकि ऐसे कई विषय, खास करके 5 आयाम निकाले हैं, जिस पर अभी चर्चा होगी, हर एक अपना अपना एक परिचय करा देगा। हमने ये देखा है कि एक पीड़ित परिवार में 5 तकलीफ आ सकती है, आवश्यकता पड़ सकती है। एक तो लीगल का भी अनुभव बता देता हूँ, चलो बड़ा अच्छा अनुभव है। वाड़ा में एक महिला आई, अब वो तो गाँव की महिला, उसने बोला बाकी तकलीफ ठीक है, राशन ठीक है, मेरे को बैंक वाले रोज राउंड मार रहे हैं, बैंक वाले माफ करना मेरे को, बोले बैंक वाले मेरे को। तो क्यों? तो बोले मेरे पति ने लोन लिया था, वो तो चला गया। अब वो बैंक वाला बोलता है कि आपको 2 लाख भरना है। मैं कहां से 2 लाख लाऊं, आप देंगे क्या? हमने कहा हम देंगे नहीं 2 लाख, लेकिन हमने कहा कि जरा डिटेल मालूम करते। तो मुकेश पाध्याय ने विक्रमगढ़ में रहते, उनको बोला भी जाओ उनके साथ। दूसरे दिन मुकेश पाध्याय उस महिला को लेकर विक्रमगढ़ में, बैंक का नाम नहीं लेता, वो मैनेजर को जाकर मिला, बोले कागज बताओ, ये जमींदार ये है क्या? वो देख कर वो ठंडा पड़ गया। उसके बाद कोई, क्योंकि ये जामीन में थी नहीं, और खाली साथ में रहने के कारण वो प्रॉब्लम से दूसरे दिन से कोई बैंक वाला वहां। तो लीगल प्रॉब्लम अनेक रूपों में आ सकती है। एजुकेशन प्रेफरेंस देना है। एजुकेशन में तो हमने मेडिकल की 40,000 की फीस है, 80,000 की है, 2 लाख की है, वो भी हमने दिया है, मेडिकल को प्रेफरेंस दिया है। तो मेडिकल अपने एजुकेशन, नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, वो महिला है, पढ़ी लिखी है, पैरों पर खड़ा होना है। मुंबई में अगर हम किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे और बताएंगे कि कोरोना पीड़ित आप उसको ये इस नौकरी के लिए योग्य है, वो कभी ना नहीं करेगा। लेकिन किसी ने तो जाना चाहिए। तो एजुकेशन है, नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट है, लीगल है, काउंसलिंग, ऐसे समय में धीर देना। और आखिर में सबसे बड़ा महत्व क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं कोरोना के लिए है,
वाड़ा में तो तहसीलदार ने केशव सृष्टि को बुला के लिया और बोला कि ऊपर से ऑर्डर आया है, ये सारी योजनाएं इंप्लीमेंट करो और रिपोर्ट दो, हमको रिपोर्ट देनी है और हमको आपका सहयोग चाहिए क्योंकि आपको ज्यादा मालूम है। तो ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं जो परिवार के लिए आई है वो मिलाकर देना। अब ये केशव सृष्टि करेगा, इन केशव सृष्टि और उस परिवार के बीच में एक ब्रिज का काम अपने को करना है। अब इसमें कई बातें लिखी है कि आपने किसी भी हालत में आर्थिक व्यवहार करना नहीं, ये सब आप पढ़िए। महीने में एक बार भी हमने संपर्क रखा तो पर्याप्त है। कई बातें लिखी है, कई बात नहीं लिखी है। एक बात खाली मैं आखिर में बता देता हूं। उस परिवार में अब ये आगे ऐसा होगा कि आज ये तय हो जाएगा कि कौन से परिवार में पालक परिवार कौन है, फिर वो जो प्रभावित परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसको हम खबर करेंगे 3 दिन के अंदर कि भाई आपका पालक परिवार ही है, वो आपसे संपर्क करेगा केशव सृष्टि की ओर से। तो आपने भी 3-4 दिन संपर्क करना नहीं, 3-4 दिन के बाद करना। और पहला काम करना है कि दिवाली में जाना है। ये दिवाली उनकी मननी चाहिए। और वो कैसे मननी चाहिए, ये तो मनाएंगे नहीं वो, लेकिन ये दिवाली भी उन्होंने मनाना चाहिए। जो भी परिस्थिति है, जैसी भी है, इस रूप में करना वो आपके ऊपर है। उनकी दिवाली मननी चाहिए, दिवाली बननी चाहिए। और उस घर में लॉन्ग टर्म में आपने चाचा बनना नहीं, दादा बनना नहीं, आपने मामा बनना। मामा बनाना वो अलग बात है, मामा बनना। ध्यान रखिए बात को। वो जो महिला है उसका भाई बनना है, बच्चों का मामा बनना है। मामा बनोगे तो उस घर में आप जगह पाओगे। ये संघ काम के पिछले 40-50 साल का मेरा अनुभव बताता है। उस घर में आपको प्रवेश करना है, उस घर में आपको अपना स्थान बनाना है। वो अंकल नहीं, मामा अपने को बनना है। मैंने बहुत थोड़े में आपको पालक परिवार की संकल्पना, अपेक्षा ये बतलाने का प्रयास किया है। बाकी तो हम काम करते करते अपने सीखेंगे। आपको ये सभी 5 वर्टिकल्स या आयाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इन सभी आयामों के एक प्रमुख है और अपनी अपनी टीम बनाई है। ये टीम कुछ प्रोफेशनल अप्रोच के साथ काम करेगी, कुछ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होंगे और जो हमारी टीम मेंबर्स हैं या जो प्रमुख हैं वो भी इस विषय में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो मैं पहले हमारे काउंसलिंग सेल और काउंसलिंग सेल की प्रमुख स्वीटी जैन जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं और आपके सेल के बारे में आप बताएं, ऐसा निवेदन करता हूं। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। मैं स्वीटी जैन और काउंसलिंग सेल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि निशी जी ने बोला था कि शारीरिक जैसे हमारा जो फिजिकल हेल्थ जैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारी जो मानसिक हेल्थ है, जैसे उसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ब्रेन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जिसमें हम जो फीलिंग्स है, किसी को भावना को समझना कि कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सब हम अपने ब्रेन से ही समझते हैं और उसका ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। सो पालक परिवार किस तरह से मदद कर सकते हैं पीड़ित परिवार की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना में बहुत जल्द हम सब इस फेज को बहुत अच्छे से और मैंने स्ट्रगल करके हमने इसको पार किया है। लेकिन कुछ परिवार उसको नहीं कर पाए क्योंकि शायद उनके जो मेन हेड है, जो ब्लड डोनर्स हम जिनको बोलते हैं, वो नहीं है। तो हम उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। हमारा जो काउंसलिंग सेल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं कि टू इंश्योर दैट मेंबर्स ऑफ कोविड अफेक्टेड फैमिलीज जिनके घरों में जिनकी मृत्यु हो गई है ब्लड डोनर्स की, उनको हम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्प दे पाए। हम सब जानते हैं कि अगर कोई दुखी होता है, एक सहारा, जैसे हमने लोगों को देखा कि एक हाथ कि हाँ हम हैं, अगर कुछ भी होता है तो हमारे पास आप आ सकते हो, वो हम हैं, वो आश्वासन भी बहुत मैटर करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
to ensure that right guidance and direction is provided. अगर हम देखते हैं कि कोई पीड़ित परिवार में किसी बच्चे की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ असुविधा हो रही है, उसको पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो महिला है उसको दिनचर्या में कुछ असुविधा हो रही है, वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं कर पा रही है मदद, या अपना स्ट्रगल कर रही है, तो उनको हम हेल्प कर सकते हैं। तो आप कैसे हेल्प कर पाओगे? आप हमें रेफर कर पाओगे। टू प्रोवाइड ग्रीफ सपोर्ट। ग्रीफ मतलब जब कोई हमारा नियर एंड डियर वन, जो कोई बहुत करीबी है जो गुजर जाता है, वो जो झटका, वो दर्द जो हमें महसूस होता है, उस दर्द को उभरने में हमें किसी की सहारे की जरूरत होती है कभी कभार, वो सहारा हम दे सकते हैं। हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? हम उन पीड़ित परिवारों से हम बात कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ उसको एक मानसिक गाइडेंस या सपोर्ट की जरूरत है, तो वो हमें रेफर कर सकते हैं। इफ एनी ऑफ द फैमिली मेंबर कंप्लेन्स, अगर हम देखते हैं कि अचानक से उनके बिहेवियर में इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कि आज जैसे मैंने ये देखा है कि हमारे कोई नियर एंड डियर वंस जिनकी मृत्यु हो गई है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। जैसे हमने बोला कि हम एजुकेशन में सपोर्ट करेंगे, वो टेंशन कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो चिंता अगर वो ग्रस्त है, किसी कोई भी महिला ग्रस्त है या बच्चे उस चिंता से ग्रस्त हैं, तो उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? उनसे बात करके, देख के कि हाँ उनको वो चीजों की जरूरत है या नहीं। वंस इन अ व्हाइल, जैसे हमने बोला कि महीने में एक बार आप उनके पास बात करके देखिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है, किसी चीज की जरूरत है, कोई इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, हाँ या ना। एंड फैमिली एंड कपल काउंसलिंग इफ नीडेड। अगर लगता है कि महिला को काउंसलिंग की जरूरत है या एज अ फैमिली एज अ होल अगर जरूरत है, तो हम उनको वो सपोर्ट दे पाएंगे। जैसे हमने कहा, हम सब इस कोरोना ग्रस्त से जूझ रहे हैं और इसे एक साथ हम लड़ रहे हैं, तो हम एक साथ खड़े हैं और एक साथ इसको फाइट बैक करेंगे। मैं गौरव मोहता जी उनको आमंत्रित करता हूं स्टेज पर, हमारे जो लीगल सेल के प्रमुख है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम गौरव मोहता। हम लोग लीगल और बैंकिंग में कैसे अपने परिवारों को मदद कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और जैसा कि अभिमन्यु जी ने कहा था कि इस पूरे प्रोसेस में परिवारों के साथ सिर्फ खड़े रहना है और उनको सपोर्ट कर सके किस तरह से वो बताने के लिए इन सब मैटर्स में हम लोग हेल्प करेंगे। पहला है कि कोई भी तरीके के लीगल इश्यूज जो कि फैमिली फेस कर रही है, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ एक लॉयर भी है, प्रख्यात लॉयर है, तो वो भी हेल्प कर सकते हैं उनके केसेस को हैंडल करने के लिए। दूसरा है लोन्स या उसके रिलेटेड कुछ भी तरीके के डिस्प्यूट्स है उसमें मदद करना। तीसरा है कि वो उनकी जो इंश्योरेंस के क्लेम्स है वो अगर बराबर तरीके से अभी तक के प्रोसेस नहीं हुए हैं तो उसमें हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। और चौथा है बैंक रिलेटेड मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ क्या क्या चीजें हैं। सो स्टार्टिंग विद लीगल, तो लीगल में सबसे पहला है कि कोई भी तरीके का इनहेरिटेंस, सक्सेशन या वसीयत के रिलेटेड कुछ भी काम है, जो पूरा असेट का ट्रांसफर है, फैमिली के जो उनका लेन देन है उसके सारे में किस तरह से उनको हेल्प करना। इसमें हो सकता है कि हमको कुछ बिल बनाने, बिल होगी नहीं या रजिस्टर्ड होगी नहीं भी होगी, तो किस तरह से ट्रांसफर हो सके उसकी मदद में किस तरह से हेल्प करा जाए फैमिली को। तो ये जितनी चीजें हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसा है कि आप लोग जब परिवारों के साथ बात करेंगे तो आपको कुछ समझेगा कि ये चीजों की प्रॉब्लम चालू है परिवार में, तो हमको उनका डेटा लेना पड़ेगा इन चीजों के लिए और हम उसके हिसाब से फिर उसके स्पेसिफिक वो केस के रिलेटेड हेल्प क्रिएट करनी पड़ेगी। सेकेंड है कि कोई अगर फैमिली डिस्प्यूट्स है, अगर जॉइंट फैमिली थी, बेटा बेटी है, कुछ उसका डिस्प्यूट्स उसमें हेल्प करना। तीसरा कोई लोन रिलेटेड लीगल कंप्लेंट चालू है, कोई केस कर दिया, सेक्शन 138 है, सरफेसी लगा है, तो ये जो केसेस होते हैं जो लीगल बैंक से डिस्प्यूट किया है उसके रिलेटेड भी हम हेल्प कर सकते हैं। चौथा है कोई भी तरीके का सिविल मैटर अगर कोई पेंडिंग है कोर्ट में, पुराना पेंडिंग है जो कि जो एक्सपायर हुए उनका कुछ कोर्ट मैटर चल रहा था, डीड रिलेटेड प्रॉपर्टी या कुछ भी तरीके का, तो उसमें कोई भी तरीके की काउंसलिंग हमको प्रोवाइड करना है, हम कर सकते हैं उसमें भी मदद। इन लोन्स सबसे पहले कि होम लोन, हमने जब ये परिवारों से मिले थे तो काफी सारे लोगों का
होम लोन चल रहा है और होम लोन का EMI बहुत बड़ा होता है, तो उसको किस तरह से हम सपोर्ट कर पाए कि समझने के लिए कि उसका होम लोन कैसे चुकाया जाए और घर उनके पास रह सके। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि उनका घर उससे छूटे ना, तो उसमें हम लोग को समझना पड़ेगा कि होम लोन क्या है, कितना पे कर लिया, कितना बाकी है और फैमिली सक्षम है क्या अभी पे करने के लिए। दूसरे होते लोन अनसिक्योर्ड लोन्स, जिस तरह से मुझे बताया था कि ये जो लोन आपके पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है, बिजनेस लोन है, गोल्ड लोन लिया, कुछ लिया है, इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि जिसमें लोगों को पता नहीं होता कि क्या है। अनसिक्योर्ड लोन का सिर्फ एक चीज में आपको बताना रहेगा कि ये लोन्स जिस आदमी ने लिया था उसका दायित्व है भरने का, उसकी फैमिली का नहीं होता है, तो उसमें कैसे सपोर्ट करेंगे हम ये वाले लोन्स को, परेशानी उनसे हटाने के लिए। तो कोई भी तरीके का लोन अगर चालू तो पूरा डिटेल लेना पड़ेगा हमें ये परिवारों से, और उसके हिसाब से हर परिवार का एक अलग सोल्यूशन होगा, जिसमें कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं रहेगा। तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कलेक्शन के लिए जो हरासमेंट होता है, तो कलेक्शन एजेंसीज आती है और बात करती है, तरीके से बात नहीं करती, देयर आर रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स अराउंड दैट। और किस तरह से हम परिवारों को मदद करेंगे अवेयर करने के लिए कि आपका ये राइट है, आपका ये हक है जो कि आप पूरा कर सकते हैं और आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। देयर आर टाइमिंग्स कि आपके घर में 4 लोग नहीं आ सकते, इस टाइम पे नहीं आ सकते, भले ही आपका पैसा बकाया है, उस बारे में अगर अवेयरनेस क्रिएट करें तो वो भी कर सकते हैं। और चौथा है कि ऑफर फॉर सेटलमेंट, जैसे होम लोन की वजह बात कर रहा था कि अगर कोई लोन उनका चल रहा है तो उसका कैसे ऑफर निकाल के कैसे सेटल करके आगे बढ़ने में मदद करें परिवारों को, तो ये हम लोग हेल्प करने के लिए कर सकते हैं। इंश्योरेंस में एक अगर उनका डेथ क्लेम फाइल नहीं हुआ कोई कारण से या डेथ क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो किस तरह से वो डेथ क्लेम रिजेक्ट हुआ, तो क्या पर्पज से रिजेक्ट हुआ, उसको कैसे हम वापस से ओपन करके ऑम्बुड्समैन बोलो या कोई और चीज के लिए हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। और लोन, हर लोन पे एक इंश्योरेंस होता है, स्पेशली होम लोन पे एक लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है जो लोगों को पता भी नहीं होता है, तो उसमें अगर हेल्प करना है तो उस तरह की किस तरह से हेल्प की जा सकती है। चौथा है जो कि बैंकिंग रिलेटेड है कि अकाउंट में कुछ मनी पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा, उसको कैसे विड्रॉ करें, क्योंकि बैंक अकाउंट जब हम लोग खोलते हैं तो नॉमिनेशन नहीं भरते हैं, तो उसमें कैसे नॉमिनेशन ऐड कराना, उनका बैंक अकाउंट कैसे क्लोज करना, या कुछ भी तरीके के अकाउंट्स है जो उसको कैसे क्लोज कराना, पीएफ को कैसे विड्रॉ करवा के देना। बहुत सारे फैमिलीज होंगी उनकी कंपनीज उनको हेल्प नहीं कर रही होगी, पुराना कुछ पीएफ बैलेंस पड़ा होगा उसको मदद करवाना, शेयर्स, म्यूचुअल फंड या कोई और अदर तरह के जो असेट्स है उसमें कैसे हम लोग ट्रांसफर हेल्प कर सके, और कुछ भी एफडी के रिलेटेड कुछ है पैसा जो बैंकिंग के कुछ भी जो पेंडिंग काम है जिसके बारे में फैमिली नहीं कर पा रही है, हम उसको मदद कर पाएंगे। ये हमारी टीम मेंबर है, हरीश भाई, जयेश भाई, अतुल एंड माई सेल्फ गौरव, एंड हम लोग आपके सहयोग का अपेक्षा करते हैं। आप हम लोग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो उसके रिलेटेड है। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव माता जी। अगला सेल हमारा एजुकेशन सेल है जो जिनके प्रमुख श्रीरंग कांबे जी हैं। श्रीरंग जी। नमस्कार सभी को। एक संस्कृत में कहावत है, नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समम सुहृद, नास्ति विद्या समम वित्ति, नास्ति विद्या समम सुखम। विद्या जैसा बंधु नहीं, विद्या जैसा मित्र नहीं, विद्या जैसा अन्य कोई धन या सुख भी नहीं। एजुकेशन ये इस पूरे पालक परिवार के प्रोग्राम का एक बहुत ही अहम और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। हमने ये देखा जब फेज 1 किया तब हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में थे, कॉलेज में थे, और हमारे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हुआ उसमें से सबसे 2 बड़े जो कैटेगरीज थे वो थे राशन और एजुकेशन फीस, चाहे वो स्कूल की फीस हो या कॉलेज की फीस हो या कॉलेज के बाद की फीस हो। तो इससे हमें ये लगा कि हमें इसको एक आयाम बनाना चाहिए और इसके ऊपर हमें इन लोगों को मदद करनी चाहिए। सबसे बड़ा इसमें जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है कि कोई भी बच्चा स्कूल या कॉलेज या अपनी पढ़ाई छोड़े नहीं। कोविड से जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी है या जो भी घर में तकलीफ है, उस तकलीफ के वजह से कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़े नहीं, ये हमें इंश्योर करना है और इसी के लिए हमें उनसे संपर्क किए रखना है। दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस चाहिए होता है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें,
उनकी जो घर पे जो माताएं हैं या अन्य परिवार है, वो हमने देखा, अगर आप फॉर्म देखेंगे तो 8 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड या उससे आगे पढ़े हुए नहीं है, तो इनको काफ़ी गाइडेंस लगता है कि ये एजुकेशन में आगे क्या करें। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनको एक इकोसिस्टम जो हम कहते हैं कि एक रिलेशनशिप कनेक्शंस या इनको एक इकोसिस्टम हम उपलब्ध करके दें, जो केशव सृष्टि हम करके देंगे कि कोई जानकारी चाहिए या कोई संपर्क करना है या कोई मार्गदर्शन चाहिए, कोई कोर्स रिलेटेड या कोई एजुकेशन रिलेटेड या कॉलेज रिलेटेड, तो वो इकोसिस्टम हम उन्हें उपलब्ध करके दे, ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा इसमें। तो हम इस कार्य को आगे कैसे ले जा सकते हैं? सबसे पहली बात है कि हमें इनके परिवारों से संपर्क रखना है और हमें जानना है कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में एक्सेट्रा। तो पहले हमको उनके पूरे बच्चों के एजुकेशन सिस्टम, उनके एजुकेशन जर्नी के बारे में समझना होगा। तो और जब भी हम उनसे संपर्क करें या हम उनके घर जाए या हम उनसे मिले, तो हमें ये जानना होगा कि ये बच्चे स्कूल में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इनके क्या मार्क्स आ रहे हैं, या इनकी क्या रुचि है, क्या ये ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं जो उन्हें नहीं पढ़ना है, या वो ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं जो उन्हें पढ़ना है। तो ये हमें उनसे संपर्क रख के उनसे बात करके जानना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्टार्टर से ये लोग आते हैं, ये बहुत बार पढ़ाई अच्छी नहीं लगती इसलिए पढ़ाई छोड़ देते हैं, या मुझे उसमें रुचि नहीं है, या मुझे वो विषय समझता नहीं है इसलिए वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये हमें पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्हें रुचि आ रही है, उन्हें बहुत पढ़ाई अच्छी लग रही है। और एक बात है कि इसमें वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग काफ़ी मायने रखेगा। काफ़ी हमारे पास जो बच्चे आए थे या फैमिलीज आए थे, काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनकी जो 20s में है, 25, 24, 22 या 12th पास है, बीकॉम पास है, और उन्हें कुछ आगे पढ़ना है, लेकिन उनको फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जाना है, उनको कोई टेक्निकल कोर्स करना है जिससे वो काम पे तुरंत लग सके, उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करना है जिसमें वो काम जिनसे उनको नौकरी मिले, जैसे हमारे ITIs होते हैं एक्सेट्रा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम ऐसा कोई ग्रुप है या ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए या जिनको कोई स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग चाहिए जिससे वो काम में तुरंत जा सके। एक लास्ट पॉइंट ये है कि जो घर की महिलाएं हैं, क्या उनके लिए हम कोई कोर्स या कोई छोटा स्किल डेवलपमेंट कोर्स ढूंढ सके जिससे वो भी अपने आप आत्मनिर्भर हो या कुछ जो पैसे कमा सके और या कुछ अपना व्यवसाय शुरू कर सके। ये भी एक ध्यान रखना है। तो बच्चों के साथ साथ जो घर की महिलाएं हैं उनके लिए भी क्या हम कुछ एजुकेशन में कर सके, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये एजुकेशन का जो आयाम है, ये आयाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हम ये पूरे अक्षय सहयोग का प्रकल्प की जो मूल है कि हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है, तो इसमें एजुकेशन और उनकी क्वालिफिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और आगे चल के जब उनको जॉब मिलेगा या वो अपना व्यवसाय करने लगेंगे तभी वो आत्मनिर्भर बनेंगे। इसलिए ये आयाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी टीम है और ये टीम आप जब भी संपर्क करें और आपको लगे कि एजुकेशन रिलेटेड कुछ चर्चा करनी है तो हमारी टीम से करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीराम जी। अब हम आमंत्रित करेंगे नमन सोनी जी को, जो इस अगले विषय के सह प्रमुख हैं, एम्प्लॉयमेंट विषय। कोई भी संस्था, अक्षय सहयोग और भी कोई हो, उन्हें कोई भी परिवार पीड़ित जो होता है उसे थोड़े समय के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, 6 महीना, साल भर। The most objective important for them is we need to make sure they are by themselves, stand alone, अपने आप के पैरों पे खड़े हो जाए। ये अपना ऑब्जेक्टिव है। ये हमारा एम्प्लॉयमेंट सेल्फ के बारे में। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी बंदा जो है, स्पाउस
she has been working or hard working in the family. इस तरीके से उन्हें तैयार करें ताकि वो 15 से 25,000 रुपये तक अपने आप में कमा सके। जो चीज बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि कई लोगों को तकलीफ है कि वो बोल नहीं पाते हैं, मुझे स्किल डेवलपमेंट की दरकार है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस टू केस बेसिस पे किस तरह से उन्हें हम सेग्रीगेट करें, चाहे वो घर से काम करना चाहे या ऑफिस जाके काम करना चाहे, किस तरीके से ये आपको सेग्रीगेट करना होगा। मेन चीज जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये बता देती है कि भाई कोई घर से काम करना चाहे, घर में अगर ओल्ड बुजुर्ग पेरेंट्स है, बच्चे हैं जो बाहर जाके काम नहीं कर सकती है, तो नीड टू मेक श्योर कि वो कस्टमर सर्विस के लिए काम करें। हाउस होल्ड कोई भी जॉब कोई तरीके से वो ट्रेनिंग कर सके, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सके, कंप्यूटर पे काम कर सके, अगर टैली का बैकएंड काम कर सके वो भी एक काम बहुत अच्छा है। कुछ जो हॉस्पिटल का काम कर सकते हैं, जो बाहर जाके लोग काम करना चाहें तो वो हॉस्पिटल है, केटरिंग है, ट्रेडिशनल ऑफिसेज है, मॉडर्न रिटेल है, they can work on that. But most important, we need to segregate them whether they need to go for a service or they need to be self-employed. Based on which we can segregate कि भाई उनको रेज्यूमे की जरूरत पड़ेगी, बेसिक ट्रेनिंग की दरकार आएगी, इकोसिस्टम सपोर्ट लगेगा। हमें सेग्रीगेट करके उनको अपना केस टू केस पे हमें शेयर करिए आप। और these are my team members and send us an email, कोई भी चीज केस के बारे में जानकारी हो हमें बताइए, we will be glad to support you 24/7। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद नमन सोनी जी। अब अगला विषय, अगला सेल जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, जैसे विमल अंकल जी ने बताया। ये एक नया सेल है और इसका नाम है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके बारे में हमें बताएंगे शैलेश बंडी जी। नमस्कार। जैसे कि अभी तक की जर्नी देखी हमने, एंड इसमें एक जो इकोसिस्टम बिल्ड किया है गवर्नमेंट ने, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जिसमें हम नहीं पहुंच सकते। अगर हम नहीं पहुंच सकते तो सरकार पहुंच रही है। डेफिनेटली हम पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन जब हम नहीं पहुंच सकते, कुछ आयामों में कुछ लिमिटेशंस है हमारी, तो उसमें सरकार पहुंच रही है। सरकार तक हमें उन परिवार को कैसे पहुंचाना है वो खास करके इस गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स से को आपसे वाकिफ करवाया जाएगा कि किस तरह की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेके उन्होंने किस तरह की स्कीम्स निकाली है और उनको किस तरह से फॉर्म्स भरने में, एप्लीकेशन करने में उनको मदद लगेगी, जो कि पालक परिवार का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनका क्वालिफिकेशन लेवल्स बहुत कम है, तो उन परिवारों को किस तरह से एप्लीकेशन करने में अपन मदद कर सकते हैं, किस तरह से कहां पर अप्लाई करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली है। तो बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है परिवार से, जब हम बातचीत करते हैं कि किस तरह की उस परिवार को नीड्स की, उनकी क्या नीड्स वगैरह हैं, किस तरह से उनके साथ हम कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, किस तरह से हम उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में वाकिफ करा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स है जो आपको बेनिफिट करा सकती है, तो उनको उसका एक नॉलेज देना जरूरी है, उनको एक इसका इंफॉर्मेशन देना जरूरी है और उनको एक एप्लीकेशन करने में अपने को हेल्प करना है। ये दोनों टीम मेंबर्स हैं, दीप मेहता, गौतम मुखर्जी, और एक ईमेल आईडी इसमें दिया गया है, जो ईमेल आईडी आप अगर कुछ भी ईमेल करेंगे तो उस पूरे टीम को ईमेल जाएंगे एंड देन दे विल गेट एक्टिवेटेड एंड वो आपसे फिर संपर्क में आएंगे एंड द प्रोसेस विल स्टार्ट। थैंक यू। धन्यवाद शैलेश जी। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं श्री मुकुंदराव चितले जी को कि आप अपने विचार यहां रखें और हमें आशीर्वचन दें। नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि माइक देखा कि बोलने की आदत बन जाती है, 2 या 3 मिनट में पूरा करने की कोशिश करूंगा। अभी जितना हमने सुना उसमें एक दिमाग में ऐसा आता है कि कई बार पालक, मदद वगैरह जो शब्द है ना, वो खाली बोलने के लिए रहने चाहिए,
बार बार आप शब्द उसका यूज करेंगे तो उनको जहां हम जाने वाले उनको अच्छा नहीं लगता। तो वो और मैं एक हूं, ये मेरे परिवार के ये भावना से हम जाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा, ये जो 5 आयाम दिए गए, ये 5 कोई सीमित नहीं है, इसी चीजें आगे और भी आगे अलग अलग चीजें हो सकती है। वो सुनते हुए केशव सृष्टि का आपसे जानकारी मिले तो केशव सृष्टि वो इसी स्कीम को आगे बढ़ती रहेगी। तीसरी बात ऐसी थोड़ा एक इंग्लिश का वाक्य यूज करता हूं, दोज हू माइंड डू नॉट मैटर और दोज हू मैटर डू नॉट माइंड। कई लोगों को बहुत विचार करने की आदत होती है और उनके हाथ में ताकत कुछ नहीं होती, और जिनके हाथ में ताकत होती है उनको विचार करने का समय नहीं रहता। मुझे शायद ऐसा लगता है कि आप जो यहाँ बैठे हैं आपके पास दोनों चीजें हैं। आपने विचार काफी अच्छा किया कि आप हमसे सम्मिलित हो गए, आप पालक बन के आपके घर में से और ज्यादा लोगों को आपके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, इसका मतलब आपने विचार कर लिया और आज आप यहाँ आए और आप ये जिम्मेवारी लेने हैं, इसका मतलब आप उस विचार से आप कार्य करने के लिए भी तैयार है। इसलिए आप सबको धन्यवाद, मन से प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद मुकुंदराव जी। अब मैं सुरेंद्र गुप्ता जी को यहाँ माइक पर आमंत्रित करता हूँ। माननीय श्री सुरेश बगेरिया जी, हम सबके मार्गदर्शक विमल जी केडिया, हम सबको निशी सिंगला जी ने, अमय यादव जी ने सेनापति बनने का अवसर दिया है। बहुत बार हम कार में ट्रेवल करते हैं तो बहुत गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले, जरा मुंह काला और इत्यादि शब्द लिखे रहते। जब विमल जी ने वो एक स्लाइड दिखाया था, आई एम नॉट अलोन, तब मुझे ध्यान आया एक संत के पीछे लिखा था, तू भिवू नकोस, मी तुझी पाठी आहे। बराबर है, मराठी में इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं समझ सकता हूं, सबने समझ लिया होगा कि आप डरो नहीं, मैं तेरे पीछे हूं। शॉर्ट में देखो तो एक पालक के रूप में हमारा यही रोल है। हम बच्चे को, अपने बच्चे को कुछ भी बोले, अल्टीमेटली करना उनको ही पड़ता है, लेकिन एक सपोर्ट दे सकते हैं। और ये सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि जितना उसको हम सपोर्ट देंगे उसमें उतना उत्साह बढ़ता है। हमने अभी ओलंपिक में देखा होगा, कई लेडीज, आई मीन हॉकी में जो पदक तो नहीं जीत पाए, लेकिन वो झाड़ की लकड़ी से, डंडे से खेल खेल के आज ओलंपिक में 4थे नंबर पे। ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐसे खिलाड़ियों को मदद नहीं की। आप सबका, हम तो बहुत पढ़ते रहते हैं इसमें, तो ये पालक का मेन रोल यही है कि हम उसके पीछे खड़े रहें। अल्टीमेटली हम कितना भी बोले उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें, फैसिलिटी दें, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा कोई रोल सक्सेस होने वाला नहीं है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको जो भी मदद करनी है, जो भी मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, गाइडेंस रूप से जो भी करनी है, वो सब हमको करना चाहिए। यही अपेक्षा केशव सृष्टि करती है आपसे। और इसका परिणाम क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, मैं आपको, हम लोग
पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लानिंग में बहुत अच्छे होते हैं, मुझे तो बराबर है ना। हम लोग बोलते हैं कि जब आदमी मर जाता है तो कुछ लेके नहीं जाता है, खाली हाथ जाता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे प्लानिंग करते हो बताओ मैं। हमारे सीए भगवान के सामने पूजा कर रहा था, तो यमराज पधार गए कि सर चलो अभी आपका पूरा हो गया है टाइम, आप चलो यहाँ से। तो बोला नहीं यार मेरा तो इतना इनकम टैक्स बाकी है, ऐसा कैसे ले जाते हैं आप। तो नहीं आप चलिए अभी अब बहुत हो गया आपको। तो वो उसको बोलता है कि सर ठीक है आप बोलते तो हम चलेंगे, लेकिन हमारे धर्म में लिखा है कि पुनर्जन्म होता है, तो आप मेरे को बताओ मेरा पुनर्जन्म कहाँ होगा। बोला नहीं टॉप सीक्रेट है, आपको ये सब बता नहीं सकते। फिर भी हम लोग सब पटाने में एक्सपर्ट होते हैं, तो उसको पटा के यमराज ने बताया कि आपका पुनर्जन्म आपकी ड्राइवर की वाइफ जो है शी इज गोइंग टू डिलीवर वहां होने वाला है। तो बोला 2 मिनट रुको, जाके अंदर जाके वापस आया। बोला भी क्या हो गया। बोला सर मैं वसीयत में नाम बदली करके आया, तो मेरा सब पैसा। तो यार एक्सपर्ट इन दैट। ऐसे दोस्तों एक बहुत अमीर आदमी ऊपर पहुंच गया और चित्रगुप्त को बोला कि सर ये इतना सारा डॉलर लेके आया हूं, आप मुझे स्वर्ग में दे दीजिए जगह। बोला सर ये क्या कचरा पट्टी इधर लेके आए। बोला देखो ये यूनिवर्सल करेंसी है, डॉलर है, उस टाइम की क्रिप्टो करेंसी वगैरह तो चलता नहीं था। बोले यूनिवर्सल करेंसी पूरे विश्व में चलता है। बोलता है यहाँ नहीं चलता है, ये सब कचरा पट्टी इधर से ले जाओ, उठाओ यहाँ भागो। तो उसने पूछा यहाँ क्या चलता है। तो बोला यहाँ लोगों का आशीर्वाद चलता है, वो करेंसी यहाँ लाए हो तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी, और नहीं तो हमको ऋषि सिंगला जी ने और अमेय यादव और उनकी पूरी टीम ने अपने जो पालक परिवार रहेंगे उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर दिया है। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी अच्छे पालक के रूप में बनकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ में मैं अपनी वाणी विराम दूं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आशीर्वचन के लिए। सुरेश बघेलिया जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, ये आप 2 शब्द कह के हमें आशीर्वचन दें। सभी को नमस्कार। बड़े आनंद का विषय है कि कोरोना संकट में जिस प्रकार का काम केशव सृष्टि अक्षर सहयोग के नाम से हो रहा है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। केशव सृष्टि जो नाम है, उस केशव ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया, संघ सृष्टि का, उसके पीछे मूल कल्पना यही थी कि ये सारा हिंदू समाज जो है वो आपस में भाई भाई है, इस प्रकार के भाव से रहे। अब ये बात कहना और प्रत्यक्ष में करना ये बड़ा कठिन है। सिर्फ कल्पना कीजिए 1925 के अंदर जिस समय इस सृष्टि संघ सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय हिंदू समाज की अवस्था कैसी थी। आज जो है हमारे भाइयों को अगर कष्ट है, हमारे भाइयों को कहीं तकलीफ है, तो उसके लिए सहजता से हम सब जो है अपने काम में लगे हुए हैं। अपने दुखों को भूल करके, सभी को कुछ ना कुछ दुख होता है, वो उसको दुख को भूल करके भी अपने भाइयों का कष्ट मेरे से ज्यादा है, उस कष्ट को दूर करने में मेरा कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। ये भाव अगर जागृत हुआ है तो मुझे लगता है 1925 की जो कल्पना थी, उस कल्पना के कारण से ये साकार हुआ है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम इस प्रकार के काम से जुड़े हुए हैं। इस काम को एक औपचारिक रूप दिया है केशव सृष्टि संस्था के रूप में, लेकिन कभी कभी ये औपचारिक रूप न भी हो तो भी अगर अपना दुख सुनने वाला कोई मिल जाता है और किसी का दुख सुन लिया तो भी उसकी दुख जो हल्का हो जाता है।
जैसे कहते हैं कि रोने वाला कथा चाहिए, किसी के कंधे पे सिर रख करके अगर रो लिया तो उसका आधा दुख हल्का हो जाता है। अपने यहाँ पर प्रोफेशनल काउंसलर भी है, ये प्रोफेशनल काउंसलर नहीं भी हुए तो भी अगर सामने वाले के पास में जाकर के आप उसकी बात सुन ली तो 50% से ज्यादा काउंसलिंग अपने आप हो जाती है। इसलिए ये सारी जो व्यवस्थाएं होते हुए भी उसके साथ में संपर्क कैसे रखना। आगे आने वाले दिवाली का समय आ रहा है, दिवाली का समय जो बहुत अच्छा मौका है अपने घर पे भोजन के लिए ऐसे परिवार को बुलाना जिसकी हम मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब भोजन के लिए सामने वाला आएगा और वो इस नाते आएगा कि भाई मेरे परिवार का सदस्य है, तो आधे से अधिक बातें जो है उसके मन की हल्की हो जाएगी। मैंने देखा है कि कई दफा ये कष्ट को जो है भूलने का सही तरीका यह है उसकी मनोबल बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना। ये जो बात है जितनी जल्दी वो भूलेगा उतनी ही जल्दी आगे बढ़ेगा। इसलिए उसका मनोबल जो है मजबूत करने की दृष्टि से, उसकी हिम्मत बढ़ाने की दृष्टि से उससे अधिक तकलीफ पाए हुए आदमी की बातें जो है उसको बताना। जैसे हमने सुना होगा कि भाई किसी आदमी के पैर में चप्पल नहीं है तो बड़ा कष्ट में रहता है कि भाई मेरे पाँव में चप्पल नहीं है, कांटा लग रहा है या तकलीफ हो रही है, पत्थर लग रहे हैं। लेकिन जब सामने से वो किसी आदमी को आते हुए देखता है जिसके दोनों पाँव नहीं है तो बोलता है मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, भगवान ने मुझे पाँव तो दिए हैं, सामने वाले को चप्पल की बात छोड़ो पाँव नहीं दिए हैं, तो उसका कष्ट कम हो जाता है। उसी प्रकार से कोरोना संकट के समय ये जो संकट जिनके परिवार में आया है, शायद भगवान के मन में और कोई इच्छा होगी उनको आगे बढ़ाने की। जब संकट आता है तो ऐसे संकट के समय आदमी आगे बढ़ने की जो ताकत है वो जुटा पाता है। हम सबका रोल जो है इस प्रकार से उस परिवार की सहज रूप में सहायता करते हुए, जिससे ये महसूस नहीं हुए कि भैया हम देने वाले हैं वो लेने वाला है। ये जितनी सहजता से हम करेंगे मुझे लगता है उतनी सहजता से ही वो सामने वाला जो परिवार है वो सक्षम होकर के अपने काम में आगे बढ़ेगा। यीशु सृष्टि ने जैसे तय किया है कि एक सीमित समय तक हम उसकी सहायता करेंगे, इसका अर्थ यही है कि उसके बाद में वो जो परिवार है निश्चित रूप से अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। यीशु सृष्टि का रोल यही है। बहुत सारे परिवार जैसे 375 परिवार आए हैं, लेकिन ऐसे परिवार हो सकते हैं जिसके पास और अधिक कष्ट होगा तो भी देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे परिवारों को सहज रूप से जितनी आवश्यक है उस सहायता का हम संकल्प ले सकें। शायद इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। मुझे लगता है कि समाज के अंदर की ये जो अवस्था है ये निश्चित रूप से कुछ समय बाद में चली जाएगी, लेकिन ये जो यादगार है कि समाज के अंदर किस प्रकार से जुड़ करके रहना, ये संदेश जो है शायद हम सबको ये अक्षर सहयोग के कारण से मिलेगा। इतनी ही बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी।